हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। तो आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की पीटी 365, जो कि हमारे यहाँ पे एक्सटेंडेड स्टडी मटेरियल चल रही है। जून से लेकर अगस्त तक के बीच में 3 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इन्वायरमेंट की काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आज ये कोशिश करूँगी कि मैं सारी रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट कर दूँ इन्वायरमेंट में। तो एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स में दिखा देती हूँ कि कहाँ तक हम लोग ने स्टडी कर रखा है। ये स्पीड की को हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग यहाँ पे अदर फ्लोरा एंड फोनास भी जो है न्यूज़ में उनके बारे में देखेंगे। एंड देन हम लोग मिसलेनियस टॉपिक में चलेंगे, जो कि छोटी छोटी बट मोटी टॉपिक होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। फाइन। और आपका डेट भी आ चुका है। इट मीन्स कि ये क्लेरिफाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 4 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप लोग उसी हिसाब से जो है अपना लगे रहिए, और जितना भी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो पाता है तो उतना तो आप लोग करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और अपने तरीके से एक बार इस पीडीएफ को ज़रूर रीड करके जाइएगा, ये मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है अदर फ्लोरा एंड फौना, जो कि न्यूज़ में रहा है। तो सबसे पहले एसेटिक लाइन से बात करते हैं। एसेटिक लाइन जो कि ऑलरेडी 2019 के प्रीलिम्स में ये पूछा गया था। तो अगर 2020 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें, इस बार जो नया सेंसस हुआ है, ये एस्टिमेट किया गया है कि एसेटिक लाइन की टोटल 374 स्पीसीज देखने को मिला है, वो भी गिर फॉरेस्ट रीजन में। कहाँ है गिर फॉरेस्ट? तो गुजरात में। इट मीन्स कि लास्ट 5 ईयर में 29% जो है इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। और साथ ही साथ इसका अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कहाँ पाया जाता है, तो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में पाया जाता है। ये एसेटिक लाइन है। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। थ्रेट क्या है, परेशानी क्या क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि फॉरेस्ट फायर, जंगलों में बहुत दूर दूर तक आग लग जाती है, पोचिंग होता है इनके खाल के लिए, इनको यहाँ पे मारा जाता है, शिकार किया जाता है। एसेटिक लाइन और अफ्रीकन लाइन, ये दो तरीके के लाइन होते हैं जो कि एक सेम स्पीसीज़ के ही है, लेकिन इनका यहाँ पे लोकेशन डिफरेंट है, इसलिए इनको उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं। एशिया में रहने वाले लाइन को एशियाटिक, अफ्रीका में रहने वाले लाइन को अफ्रीकन लाइन। एसेटिक लाइन की बात करें तो ये स्मॉलर होते हैं, यानी कि जो अफ्रीकन लाइन है उससे थोड़े छोटे होते हैं एसेटिक लाइन। अफ्रीकन लाइन थोड़े और बड़े होते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में अगर हम लोग अफ्रीकन लाइन की कैटेगरी देखें तो ये वल्नरेबल है, लेकिन हमारे यहाँ जो ये एसेटिक लाइन है इसकी यहाँ पे कैटेगरी जो है इंडेंजर्ड है। फाइन। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखना है। पोलर बियर की बात करूं तो एक न्यू स्टडी हुआ जिसमें ये देखने को मिला है कि पोलर बियर जो है 2100 तक ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होते जा रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेस जब तक ये कम नहीं होगा, जैसे इमिट हो रहा है, तो पोलर बियर क्योंकि बर्फ़ में रहते हैं, ये बड़े बड़े बर्फ़ के शिल्लियों में रहते हैं, तो अगर इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिट होते रहा तो टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, ग्लेशियर पिघलते जाएगा, ये जो बड़े बड़े आइस शीट्स होते हैं ये पिघलते जाएंगे, और उसमें रहने वाले जो नेचुरल हैबिटाट है इनका, पोलर बियर का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पोलर बियर की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी चीज़ को फोकस करना है कि ग्रीन हाउस गैस की अगर इमिशन कम होती है तभी इनके पॉपुलेशन को हम लोग बचा पाएंगे। पोलर बियर की बात करें तो ये रिलाय होते हैं आर्कटिक सी वाले एरिया में, आपको देखने को मिलेगा। इनका IUCN रेड लिस्ट में जो डेटा है, कैटेगरी है, वो वल्नरेबल है। उसके बाद आते हैं गौर, जिनको इंडियन बिशॉन भी कहते हैं। फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज हुआ है इंडियन गौर का। तो ये नीलगिरी जो फॉरेस्ट डिवीज़न है उसमें अभी हुआ है, रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है कि पॉपुलेशन एस्टिमेट किया गया। इसमें ये एस्टिमेट किया गया है कि 2000 जो इंडियन गौर है वो इंटायर इसी डिवीज़न में रहते हैं, यानी कि नीलगिरी फॉरेस्ट जो तमिलनाडु केरल वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा। गौर वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बोवाइन है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही यहाँ पे नेटिव है, यानी कि कहाँ है मिलता है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही। इसकी भी IUCN स्टेटस देख लीजिए, वल्नरेबल है। फिर आते हैं ढोले। ढोले कहने का मतलब है कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हाई रैंक में है, यानी कि यहाँ पे जो एंडेंजर्ड ढोले थे इनको कंजर्व करने के लिए। ढोलेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एपेक्स प्रीडेटर में, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप देखोगे तो सबसे ऊपर के प्रीडेटर होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग टाइगर को छोड़े तो ढोले जो है वो लार्ज यहाँ पे कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स कहने का मतलब है 3 तरीके के एनिमल की कैटेगरी होती है, ये हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ओके, हर्बीवोर्स जो कि प्लांट वगैरह ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, कार्निवोर्स जो कि एनिमल वगैरह खाते हैं, एंड ओमनीवोर्स जो कि दोनों खाते हैं, ठीक है। तो इनकी IUCN रेड लिस्ट क्या है? तो इंडेंजर्ड है। डोले कहाँ पाया जाता है? तो इनका हैबिटेट टाइप कैसा कैसा है? तो डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट, अल्पाइन स्टेपी, यानी कि 3 डिफरेंट जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि ये मिलेंगे। फाइन। तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डोले जो है कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे देखने को मिला? तो ये इंडिया में ही है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डोले। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बैंड टेल। तो बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश है ये एक तरीके का, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन में ये मिला है। तो
तो फिश जिसको कि स्कॉर्पियन फिश भी कहते हैं क्योंकि इनकी स्पाइंस के कारण कहते हैं, यानी कि इनके स्पाइंस में वर्मन होता है, जो जहर वगैरह होता है ना, ये ऐसे फिश होते हैं जिनके स्पाइन में होता है और ये अपने कलर को भी चेंज कर देते हैं, इसलिए काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं ये। साथ ही इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फर्स्ट टाइम जो ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो इंडियन वाटर में भी देखने को मिला है कि यहाँ पे भी रहते हैं। नारकोंडम हॉर्नबिल की बात करें तो ये जो बर्ड है ये एंडेमिक है, कहाँ मिलते हैं, नारकोंडम आइलैंड जो कि अंडमान में है। तो यही आपकी बड़ी बात बन जाती है कि नारकोंडम आइलैंड कहाँ है, ये अंडमान में है। दूसरी चीज़ ये है कि वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। एक तो बैरन आइलैंड है जो कि आपका वोल्केनिक है और ओनली एक्टिव वोल्केनिक है। एक्टिव वोल्केनिक कहने का मतलब है कि रिसेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 2-3 साल में एक बार तो वहाँ पे ब्लास्ट होता ही है। नारकोंडम आइलैंड जो वोल्केनिक है ये आपका एक्टिव नहीं है, ये कभी कभी होता है, पैसिव इन द सेंस कि एक बार हुआ उसके बाद 10 साल के बाद कभी कभी हुआ, तो ऐसा है। तो ये दोनों अंडमान में है और यहीं पर आपको क्या मिला है कि नारकोंडम हॉर्नबिल मिला है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये फुगीवॉर्स है जो कि ये फ्रूट्स खाते हैं और बेरीज खाते हैं, तो फुगीवॉर्स कहते हैं इनको। IUCN में देखें तो इनका एंडेंजर्ड है। उसके बाद आते हैं ग्रैंट्रोमॉर्फ्स। तो ग्रैंट्रोमॉर्फ्स जो है एक इंडिविजुअल एनिमल है जो कि यहाँ पे उनका बोथ जेनेटिकली है, ये मेल भी है फीमेल भी टिश्यूज़ उसमें होते हैं, यानी कि एक ऐसा एनिमल का स्पीशीज़ है जिसके अंदर आपको मेल टिश्यू भी देखने को मिलेंगे, फीमेल टिश्यू भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक यूनिक तरीके का स्पीशीज़ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही अगर आप देखोगे तो ये बायलैटरल होते हैं, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पर डिवाइड कर दो, यानी कि 20 से डिवाइड कर दो तो एक साइड इनका जो लेफ्ट पोर्शन है या फिर राइट पोर्शन है वो मेल जैसा दिखेगा और एक साइड जो है अदर साइड इनका फीमेल जैसा दिखेगा। तो इस तरीके का इनका जेस्चर भी होता है, तो काफ़ी एक यूनिक सा है। ये डॉक्यूमेंटेड कहाँ किए गए, तो ड्रैगन फ्लाई वो भी कहाँ, केरल में। तो ये ध्यान रखना है, ये है गैंड्रोमॉर्फ्स। गोल्डन बर्डविंग, तो गोल्डन बर्डविंग की बात करें तो ये हिमालय बटरफ्लाई है, इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, सबसे बड़ा बटरफ्लाई गोल्डन बर्डविंग। और इसके पहले जो सदर्न बर्डविंग था ये लार्जेस्ट यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट था। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो फीमेल गोल्डन बर्डविंग है ये रिकॉर्ड किया गया है उत्तराखंड से। वही अगर लार्जेस्ट मेल का अगर हम लोग बात करें तो इसको मेघालय से देखा गया है, यानी कि वांकर बटरफ्लाई जो म्यूजियम है मेघालय के शिलोंग में, तो वहाँ से ये देखा गया। लेकिन जो फीमेल गोल्डन बर्डविंग है वो उत्तराखंड में है। तो ये अगेन इतना ज़्यादा ये डेटा कंफ्यूजिंग होता है कि आप जब तक इसको 2-4 बार ना पढ़ो तब तक आपके माइंड में ये स्टेबल नहीं होता है, कभी ना कभी आप मिस आउट कर जाओगे। लेकिन यही सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन जो है आपका बनता है यूपीएससी में। तो गोल्डन बर्डविंग सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक तो आपको फीमेल एक मेल। फीमेल कहाँ है, तो फीमेल जो मिलते हैं वो उत्तराखंड में। मेल जो यहाँ पे बटरफ्लाई देखने को मिलेगा लार्जेस्ट मेल बटरफ्लाई वो मेघालय में है और मेघालय का यहाँ पे वांकर बटरफ्लाई म्यूजियम है जहाँ पे ये इसको रखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट वूली वाइटली। हाँ, इसका यहाँ पे क्या कहा गया है कि विंग्स स्पैन कितना है, तो 194 मिलीमीटर, यानी कि जब ये आप बटरफ्लाई देखते हो कि जो ये इनके जो पंख होते हैं वो जब फैलाते हैं तो वो बहुत दूर तक जाते हैं, 194 मिलीमीटर तक है। होली वाइट फ्लाई की बात करें तो ये इन्वेजिव एक्सोटिक पेस्ट है जो कि कैरेबियन ओरिजिन में है, कैरेबियन वाला रीजन में, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाला रीजन देखने को मिलेगा। ये कैरेबियन आइलैंड में ही स्प्रेड है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो 2 टाइप की यहाँ पे लेडी बर्ड बिटल्स देखने को मिला है जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स जैसा इसको फाउंड किया गया है। बायोलॉजिकल वेपन आप लोग समझ ही रहे हो कि हथियार वगैरह जो है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके जो हथियार बनाए जाते हैं उसको कह रहे हैं। फिर कहते हैं कोकोलिथोस्फेयर, तो ये है क्या, कोकोलिथोस्फोर। तो ये सिंगल सेल्ड एल्गी है जो कि अपर लेयर ऑफ, यानी कि वर्ल्ड के ओशन में सबसे अपर लेयर में रहता है। और यहाँ पे कैल्सीफाई मैराइन ये फ्लाइटोप्लैंक्टॉन्स है जिसमें कि 40% जो ओपन ओशन कैल्शियम कार्बोनेट है ये यहाँ से आपका प्रोड्यूस होता है और रिस्पॉन्सिबल है 20% जो नेट मैराइन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ओशन में, इसी से। साथ ही इसमें क्या होता है, काफ़ी हेल्प होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से और ओशन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में इस ऑर्गेनिजम्स का काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल है। तो कोकोलिथोफोर्स, तो याद रखना है कि ये है क्या। अब रिसेंट स्टडी में ये पता चला है कि एल्गी का इंक्रीज़ हुआ है जिसको कि हम लोग डाइटॉम्स कहते हैं। तो ये एल्गी का इंक्रीज़ हुआ है जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट में जो है डिक्रीज़ देखने को मिला है। फाइन, सॉरी फॉर द सडन नॉइज़। हाँ चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाए ये भी मुझे नहीं पता, तो ये प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप अपने से। बस ये मैं बताऊंगी कि ये एक फंगस है जिसको कि वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है IUCN के रेड लिस्ट में। और साथ ही साथ ये काफ़ी थ्रेट भी इनको देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, तो ओवर हार्वेस्टिंग के कारण इनका रहने का जगह खत्म हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक अलग ही तरीके का प्रॉब्लम है। कैटरपिलर फंगस है, यानी कि कैटरपिलर आप लोग देखते हो, कैसे समझाऊँ, वो कैटरपिलर टाइप के जो होते हैं वो फंगस है। हिमालय और तिब्बतन प्लेटू में इसका देखने को मिलेगा, वहीं पर एंडेमिक
है, यानी कि वहीं पाया जाता है। उत्तराखंड वाले रीजन में भी ये पाया जाता है और लोकली इसको कीड़ा जाड़ी भी कहते हैं, कीड़ा जाड़ी। वाइडली ये यूज़ होता है टॉनिक वगैरह में, जो कि थेरापेटिक जो मेडिसिन बनता है लंग के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। सबसे पहला है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। तो ये है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि ट्रांजिट परमिट किया गया है टिम्बर और बैम्बू के लिए, और कुछ अदर यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ट्रांजिट परमिट किया गया है। अब ये देख लेते हैं, ये पैन इंडिया ट्रांजिट पासेस है जो कि फैसिलिटेट किया गया है, यानी कि अच्छे से मूवमेंट हो सके जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसमें स्पेशली टिम्बर और बैम्बू को रखा गया है। इसमें क्या है कि जो मैनुअल पेपर बेस्ड जो ट्रांजिट सिस्टम था उसको रिप्लेस करके ये ऑनलाइन ट्रांजिट सिस्टम कर दिया गया है। तो ये एक चेंज है, इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना। तो ये न्यूज़ में था क्योंकि हाई नंबर ऑफ एलिफेंट जो कारकासेस है वो यहाँ पे ओकावांगो डेल्टा एरिया में देखने को मिले। अब क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पे कारण क्या था डेथ का, और कारण क्या था डेथ का ये अभी तक यहाँ पे नहीं पता चला है। ओकावांगो जो डेल्टा है बोत्सवाना में, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे हाथियाँ जो है ना वहाँ पे आकर उनका डेथ हो गया था, बट क्यों हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है। बोत्सवाना में आप देखोगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है और यहाँ पे 1,30,000 तक का भी एलिफेंट देखने को मिला है। तो डेल्टा आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट बोत्सवाना में यहाँ पे परमानेंट मार्शलैंड है, सीजनली यहाँ पे फ्लडेड प्लेन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इंटीरियर डेल्टा सिस्टम है जिसमें कि आपका ना ही कोई सी और ना ही कोई ओशन फ्लो करता है। इसको यूनाइटेड नेशन कह रही यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज है, साथ ही साथ रामसर साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया था। तो ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाई नंबर ऑफ एलिफेंट कारकासेस वेयर फाउंड इन द ओकावांगो डेल्टा एरिया। काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट जो है यहाँ पे मर गए थे, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका डेथ हो गया था। फाइन। अब ये याद रखना है कोरल ट्रायंगल। तो कोरल ट्रायंगल ये न्यूज़ में मैराइन एरिया है जो कि आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छा खासा एक मैराइन डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल है। इसमें क्या क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, साथ ही साथ इसमें पपुआ न्यू गिनिया, तिमोर लिस्टे और सोलोमन आइलैंड, ये सब आते हैं आपके कोरल ट्रायंगल में, यानी कि जहाँ पे कोरल रीफ पाया जाता है। यहाँ पे 600 डिफरेंट स्पेसीज़ है रीफ बिल्डिंग कोलर का, यानी कि कोलर रीफ का जो है ना 600 डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ये वन ऑफ द 3 मेगा इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस है अर्थ में, और यहाँ पे इसके साथ एक कोंगो बासिन है और एक साथ ही साथ आपका अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। तो उसी के साथ एक कोरल ट्रायंगल है जो कि काफ़ी यूनिक है। तो यहाँ पे आपको 600 डिफरेंट स्पेसीज देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें याद रखनी है कि कोरल ट्रायंगल में आता कौन कौन सा यहाँ पे आपका आइलैंड है या कंट्री है। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया वाला जो देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपाइंस हो गया, पपुआ न्यू गिनिया है, तिमोर लिस्टे है और सोलोमन आइलैंड है। तो ये ध्यान रखना है। फिर है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। तो ये रिपोर्ट आपका रिलीज़ किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। असेसमेंट जो किया गया है वो हर एक 5 साल में किया जाता है, 1990 से स्टार्ट किया गया है। इसमें सारी कंट्री में ये देखा जाता है कि किस तरीके से फॉरेस्ट को उनकी कंडीशन क्या है और कैसे वो मैनेज करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व है। तो तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये आपको जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा में, उसको यहाँ पे कनेक्ट करता है, जो कि कर्नाटक का यहाँ पे भीमगाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व भी ध्यान रखना है कि कहाँ है। ये इंटीग्रल पार्ट है जो कि सह्याद्री और कोंकण जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है वेस्टर्न घाट में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं मिसलेनियस में छोटी छोटी टॉपिक। एरियल सीडिंग। तो एरियल सीडिंग है क्या, रिसेंटली हरियाणा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है एरियल सीडिंग, और ये पायलट बेसिस में, यानी कि कुछ एरिया में ही इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये टेक्निक है क्या, पहले ये समझिए। ये टेक्निक है जिसमें कि जो ग्रीन कवर है अरावली वाले एरिया में उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और रिसेंटली जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि अरावली वाला जो रीजन है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो इकोलॉजिकल है वो यहाँ पे बर्बाद होते हुए दिख रही है। तो एक अलार्मिंग सिचुएशंस है और बहुत सारे इश्यूज़ के लिए कि कैसे अर्बनाइजेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलता है, ग्रेजिंग वगैरह जो है चराते हैं जो एनिमल्स को, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ट्रीज़ को बहुत लार्ज नंबर पे काटा जा रहा है, अनफेवरेबल जो है क्लाइमेट कंडीशन होती जा रही है। तो ये कुछ इश्यूज़ है जिसके कारण जो है अरावली रीजन की ब्यूटी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। बट हम लोग समझते हैं कि ये एरियल सीडिंग होता क्या है। एरियल सीडिंग क्या है कि एक प्लांटेशन टेक्निक है जहाँ पे सीड बॉल होंगे उसको स्प्रे किया जाएगा, यानी कि जो बीज होते हैं ना वो छोटे छोटे बॉल होते हैं, उसको स्प्रे किया जाएगा किसी लोकेशन में, और ये एरियल डिवाइस यूज़ करके, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ड्रोन्स होता है और प्लेन्स है या फिर हेलीकॉप्टर है, तो उनकी मदद से कोई भी एक आपका एरिया ऑफ मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर का लैंड है, यहाँ पे आपको जो है ना
प्लांटेशन करना है तो लोग वहाँ जाके जो मैनुअली करते हैं ना कि यहाँ पे आपका बीज बो रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, बीज बो रहे हैं, फिर पानी दे रहे हैं, तो उस तरीके का काम नहीं करना है। यहाँ पे आपका एक टेक्निक है जिसमें कि ड्रोन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह को इस्तेमाल करके सीड जो होंगे ना, बीज के जो बॉल होंगे उसको स्प्रेड किया जाएगा पूरे एरिया में। ठीक है, तो ये एक प्लांटेशन टेक्निक है क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है अरावली रेंज की, उसकी ब्यूटी को बढ़ाना है। ये जो पिलेट्स है, स्प्राउट है, ये आप देखोगे कि जब एनफ रेन होगा तभी इस तरीके का काम किया जाएगा, यानी कि आपका जो न्यूट्रिएंट की जितनी ज़रूरत होती है जिससे कि सफिशिएंट तरीके से ग्रोथ हो सके। सीड बॉल क्या है? सीड है जिसको कि यहाँ पे क्ले, कंपोस्ट, चार और अदर कंपोनेंट से जो है इसको कोट किया जाएगा, यानी कि एक बीज है, इसके चारों ओर जो है आपका उसमें लगाया जाएगा जिससे कि वो बेटर तरीके से जो है आपका ग्रोथ हो सके। स्पेसीज़ जो सेलेक्ट किया गया है वो इसी एरिया के और हार्डी एरिया के जो है यहाँ पे स्पेसीज़ होंगे, तो उसी हिसाब से ये सीड बॉल बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इससे एडवांटेज क्या है एरियल सीडलिंग का। तो एरियल सीडलिंग नहीं, सीडिंग। ठीक है, एरियल सीडिंग की अगर बात करें तो इस टेक्निक से क्या होगा कि एरिया जहाँ पे आपका स्लोप है, जैसे कि आप देखते हो कि अरावली वाले में इस तरीके का माउंटेनियस रीजन है, तो ये स्लोप है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे लोग जा नहीं सकते, इनएसेसिबल है, वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग वहाँ पे भी जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि यहाँ पे कोई भी अटेंशन देने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सीड बॉल एक बार डिस्पर्स्ड हो जाता है तो बार बार आपको जाके देखने का ज़रूरत नहीं है, फिर वो वहाँ से अपने आप जो है पौधा उगने लगेगा, ट्री बन जाएंगे अपने आप। जैसे क्या होता है कि आप लोग घर में भी कोई पौधा लगाते हो तो पहले पहले उसको आप जो है मिट्टी को खोदते हो, उसमें आप बीज डालते हो, फिर कुछ उस मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र मिक्स करते हो, मैन्योर उसको मिक्स करते हो, फिर उसको डालते हो, फिर हल्के हल्के छिड़काव से पानी देते हो, फिर डेली पानी देते हो, डेली उसमें थोड़ा खाद पानी, ये सारी चीज़ें आप उसका केयर करते हो। लेकिन ऐसा क्या है ना कि एरियल सीडलिंग से जो है ना आपको इस तरीके का केयर इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव करने का ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, और जो ये आपका सीड में जो बॉल बनाया गया है इसको, यानी कि इसमें क्ले वगैरह लगाया गया, तो इससे क्या है ना कि यहाँ पे बीज जो है ना बहुत प्रोटेक्टेड होंगे, क्योंकि आप देखोगे कि ओपनली अगर आप बीज को छिड़क दो तो बहुत सारे जो बर्ड्स, एंड्स और रैट्स होते हैं वो उसको खा लेंगे। लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया है कि किसी का अगर नज़र भी जाता है तो वो उसको खा नहीं पाएंगे, यानी कि ऐसे वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके का ये आप समझ जाओ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसका एडवांटेज भी मास नंबर पे है। अब नेक्स्ट आते हैं नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है ये। तो रिसेंटली नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो कि हाईलाइट किया गया है, और इसको 2 वेदर सेंसिटिव इंडाइसेस में पब्लिश भी किया जाएगा। तो ये है क्या, 2 इंडाइसेस है, एक तो आपका इंडियन मानसून इंडेक्स हो गया और दूसरा है कि इंडियन रेन इंडेक्स हो गया। तो अगर इसके लिए हम लोग देखें तो इसको प्राइवेट वेदर फॉरकास्टिंग कंपनी के साथ जो है, यानी कि जिसका नाम है यहाँ पे स्काई स्पेसमेट, तो इसके साथ इसको लिंक किया गया है। 2 जो इंडाइसेस है ना, यहाँ पे सिस्टमेटिकली जो रेनफॉल मूवमेंट है हमारे कंट्री में, रेनफॉल जो डेटा कलेक्शन सेंटर है उसको हम लोग इस्तेमाल करके देखेंगे। साथ ही यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो डेफिनेशन है बहुत सारे प्रिडिक्शन का, जैसे कि नॉर्मल रेनफॉल किसको कहते हैं, अबव रेनफॉल किसको कहते हैं, अबव नॉर्मल रेनफॉल किसको कहते हैं, डेफिसिट रेनफॉल किसको कहते हैं, तो ये सारे डेटा को लेकर समझेंगे और उसी के साथ जो है यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे, और जो ये रेनफॉल है उसके पैटर्न को यहाँ पे सिस्टमेटिकली तरीके से जो है यहाँ पे आपका कैप्चर किया जाएगा। इस इंडाइसिस में क्या यूज़फुल है, तो ये यूज़फुल होंगे हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, जैसे कि एनर्जी वाले एरिया में, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, फार्मर्स, बिजनेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये सारे सेक्टर्स में जो है ये इंडाइसिस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर इस इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे इनको सेबी अप्रूवल भी लेना होगा अगर वो इसको ट्रेड करना चाहते हैं इंडेक्स में। तो अब इस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज होगा, जिसमें कि अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है कि ब्रॉड बेस्ड बकेट है और कुछ परमिटेड जो कमोडिटीज़ है उसका है, जैसे कि कुछ कमोडिटीज़ है हमारे यहाँ पल्सेस हो गए, स्पाइसेस हो गए, गौर हो गए, तो इसको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जो है ट्रेड नहीं किया जा सकता, ट्रेड नहीं किया जा रहा है अभी तक ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो इसमें ये काम हो सकता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है, ये सारे कमोडिटी को भी इंक्लूड किया जाएगा। 2015 से अगर देखें तो एक्सचेंज जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को ही यहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे कि आपका सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत NCDEX के थ्रू इनके बारे में देखें तो इसको सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर हो, ट्रेड हो, ये सारी चीज़ें सेबी के अंदर ही आती है, तो ये भी आपका सेबी के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, CBAY 2030 प्रोजेक्ट। तो 10 साल का ये प्रोजेक्ट है, देखते हैं क्या रिसर्चर्स जो है अंडर CBAY 2030 प्रोजेक्ट उनके द्वारा कुछ मैपिंग जो है वो यहाँ पे 1/5 ऑफ द वर्ल्ड का जो ओशन फ्लोर है उसको यहाँ पे मैप किया जाएगा। तो CBAY 2030 जो प्रोजेक्ट है ये है क्या, सबसे पहले लाया किसके द्वारा गया है, तो ये फाउंडेशन ऑफ जापान है, साथ ही यहाँ पे जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशियन है। इनका एम है कि एक साथ सारे यहाँ पे बैथीमेट्रिक जो डेटा है उसको एक साथ लाना है, जिससे कि एक
डेफिनेट मैप बना सके, यानी कि वर्ल्ड की जो ओशन है पूरी, मेजर ओशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आपका आर्कटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है। तो ये सारे जो वर्ल्ड के मेजर ओशन है ना, उनको यहाँ पे सही तरीके से मैप कर सके और इसके लिए सारे डेटा अवेलेबल हो। बैथीमेट्री की बात करें तो बैथीमेट्री कहने का मतलब है कि जो ओशन फ्लोर का कैसा शेप है और ओशन फ्लोर का कितना डेप्थ है, ये दोनों को मेज़र किया जाता है बैथीमेट्री से। तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको लॉन्च किया गया था 2017 में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस में, और इसको जो है यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जिसमें कि ये बात की गई है कि हमें यहाँ पे ओशन, सी और मैराइन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, साथ ही कंजर्व और सस्टेनेबली तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। तो इन बातों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में रखा गया। टोटल 17 गोल है, टारगेट रखा गया है 2015 से 30 तक का इसको कंप्लीट करने का। तो इस 15 साल में जो है ये 14 जो हमारा टारगेट है उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही सी बेट 2030 प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसमें रीजनल सेंटर और ग्लोबल सेंटर जो यूके में है वो सब यहाँ पे इंक्लूड है। बेनिफिट क्या होगा इस तरीके का हम लोग क्यों कर रहे हैं, सी फ्लोर मैपिंग करने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहला है कि हमें सी बेट की इस बार जो हम लोग ऐसा मैपिंग करेंगे तो उससे हमें शेप पता चल पाएगा। साथ ही हम समझ पाएंगे कि जो ओशन सर्कुलेशन पैटर्न है, जिससे कि हमारा क्लाइमेट और वेदर पैटर्न अफेक्ट हो रहा है, तो इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जो टाइड्स आता है तो टाइड्स की नेचर समझ पाएंगे, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है, कितना कितना है, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑयल हो गया, गैस हो गया, मिनरल हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट करने की जो चीज़ें हैं ये सारे हमें डिटेल में पता चल जाएगा। साथ ही क्या होगा कि हमारे जो मैराइन इकोसिस्टम और जो मैराइन लाइफ है उसको हम लोग बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे आज की डेट में जो मैराइन लाइफ इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, अभी जब हम लोग देखे हैं कि एलिफेंट जो इतना ज़्यादा बोत्सवाना में मर गए, तो ये सारी रीज़न पता चल पाएगा ना कि वो ऐसा पानी पिए थे, तो पानी जो वहाँ का पिए थे तो ऐसा उसमें क्या था कि सिर्फ वही अफेक्ट हुए, वही पिए और सारे स्पेसिस को अफेक्ट नहीं हुआ, वो लोग नहीं मरे। तो ये सारी चीज़ें पता चल पाएगी हमें ओशन के बारे में। अगर पूरी तरीके से मैपिंग रहेगी ना तो हर एक चीज़ यहाँ पे पता चल पाएगा। साथ ही जो क्लाइमेट चेंज आज की डेट में हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अंडर वाटर वोल्केनोज भी होते हैं, तो ये सारी, और ओशन करंट है, तो सी लेवल राइज हो रहा है, तो इसके बारे में डिटेल डेटा हमें मिल पाएगा। डिजास्टर भी मैनेज कर पाएंगे अगर हम लोग ओशन फ्लोर को मैप करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अर्थक्वेक जो हमारे पानी के अंदर से आता है, जिससे सुनामी भी होता है, तो उस चीज़ों को हम लोग जो है पहले से ही उसको देख पाएंगे। साथ ही जो अंडर वाटर जियो हैज़ार्ड है तो उसको भी समझ पाएंगे। साथ ही मैराइन जो केबल्स है उसकी भी रूटिंग हो पाएगी, यानी कि लैंड बेस्ड जो स्टेशन है जिससे कि टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल को यहाँ पे कैरी किया जाता है, तो ये इसी में हाईली डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर इस तरीके से ओशन फ्लोर को मैप किया जाए तो हम लोग और भी बेटर तरीके से यहाँ पे नेटवर्क की जो फैलाव है वो बेटर तरीके से हो पाएगा। तो काफ़ी वाइड रेंज में इसका बेनिफिट है, हर एक क्षेत्र में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसलिए सी बेट जो ये आपका प्रोजेक्ट है ना काफ़ी बेटर है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है GEBCEO, इसके बारे में देख लीजिए। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ जियो साइंटिस्ट एंड हाइड्रोग्राफर्स है, जो कि यहाँ पे जो बैथीमेट्रिक डेटा है उसको और साथ ही जो डेटा प्रोडक्ट है उसको डेवलपमेंट करने के लिए काम करते हैं। ये जो काम करते हैं ये यूनेस्को का यहाँ पे इंटरगवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन है और साथ ही साथ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलकर ये काम करते हैं। तो ये जो आपका डेटा होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, तो ध्यान रखना है। अब आते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो नॉर्थ ईस्ट अगेन बहुत ही फेवरेट पोर्शन होता है यूपीएससी के लिए, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। 3097 मेगावाट का जो आप देखोगे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये प्रपोज किया गया है कि जो द्री और तैंगोन रिवर है दिबांग कैचमेंट जोन में अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो क्लियरेंस है 2014 से ये वेट किया जा रहा है, उसको यहाँ पे आपका क्लियरेंस दिया जाएगा। और 3 लाख ट्रीज़ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी तक इस डैम बनाने के लिए कटिंग कर दिया गया है। तो ये डैम जो है डाइवर्ट करेगा, यानी कि जो लैंड और जो यहाँ पे आपका ईडू मिशमी जो इंडिविजुअल है वो काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं इस डैम के कंस्ट्रक्शन, एक डैम के कंस्ट्रक्शन होने से, तो उनको यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही आगे भी इनका जो है देखा जाएगा, क्योंकि इससे समझ लीजिए कि इस तरीके का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने से ये जो डैम बन रहा है इसमें क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे लैंड की जो यूज़ है, शेप है, वो यहाँ पे चेंज होगा। साथ ही जो ईडू मिशमी है वो यहाँ पे रहते 2000 के लगभग रहते, उनका यहाँ पे लाइट अफेक्ट होगा। दिबांग वैली अगर देखें तो ये भी आपका इंडिया का मोस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन के अंदर ही आता है, यानी कि वोल्केनो, यहाँ पे अर्थक्वेक आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदर मेजर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो कि नॉर्थ ईस्ट में है उसके बारे में पता होना चाहिए। तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसमें, तुरियल रिवर में है जो कि मिजोरम में है।
नागालैंड का अगर आप देखोगे दोआंग है, साथ ही आसाम का यहाँ पे कोपीली है, अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी यहाँ पे रंगानादी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि रंगानादी रिवर में है, पारे है दिक्रोंग रिवर में, कामेंग है जो कि यहाँ पे तेंगा रिवर में है। ठीक है, तो ये सारे भी ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, क्या पता आपका मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाए। अब आते हैं शेल गैस। तो शेल गैस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो शेल गैस एक्सप्लोरेशन प्लान है ग्रेटर ईस्टर्न एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि यहाँ पे पहले क्या है कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि कोल बेस्ड मीथेन की जो प्रोडक्शन करनी है और यहाँ पे जो शेल गैस ड्रिलिंग है ये टेक्नोलॉजिकली डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, तो इसी को लेकर जो है ये कहा गया है और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट को यानी कि शेल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे जो प्लान है उसको ख़त्म कर दिया गया है। 2018 में बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि शेल गैस और कोल बेस्ड मीथेन है, तो उसको यहाँ पे अप्रूव किया गया था और 2018 में ये पॉलिसी बनाई गई थी। और इस पॉलिसी में क्या था ना कि वन हाइड्रोकार्बन रिसोर्स टाइप से लेकर जो है इसको शिफ्ट किए थे यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग पॉलिसी में। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपका एक ही सारे मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे माइनिंग सेक्टर्स में काम करने के लिए जो है ना आपका एक ही यहाँ पे लाइसेंस दिया जा रहा था, जो कि एप्लीकेबल किसके थ्रू था, हेल्प के थ्रू था, यानी कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी था। हेल्प के पहले आपका नेल्प था यानी कि नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी था, लेकिन इसको हटा के आपका यहाँ पे हेल्प लाया गया जिसमें कि मेनली यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स पे ही फोकस किया जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आप कोल बेस्ड मीथेन कह सकते हो या फिर शेल गैस कह सकते हो। ठीक है, शेल गैस होता क्या है पहले ये समझिए। शेल गैस एक तरीके का नेचुरल गैस है जो कि हमारे सेल फॉर्मेशन के अंदर होता है। जैसे कोई पत्थर होते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक्स जो बन जाता है, तो वो बहुत ही रिच सोर्स होता है, इसमें पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के जो है ना इनसे ये सारी चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसको हम लोग शेल गैस कहते हैं। कोल बेस्ड मीथेन की अगर बात करें तो ये भी नेचुरल गैस का एक फॉर्म होता है जो कि कार्बन स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि जैसे कोल दिखता है ना उसी तरीके का ये कार्बन स्ट्रक्चर में ही आपको यहाँ पे कोल बेस्ड मीथेन देखने को मिलेगा। अगर पास्ट डिकेड में देखें तो हाइड्रोजन ड्रिलिंग ये एक मेथड है और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग ये भी दूसरा मेथड है। इस दोनों कॉम्बिनेशंस को अलाउ किया गया है जिससे कि शेल गैस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो आपका मेथड है, एक तो ड्रिलिंग है यानी कि आप देखते हो कि किसी पत्थर में छेद करना, ड्रिल करते हुए जाना, वो पत्थर एक समय के बाद अपने ही टूट जाएगा। एक हाइड्रोलिक फ्रैक्चर है, यानी कि इसमें क्या होता है ना कि बम ब्लास्ट होता है, यानी कि आप मान लो कि एकदम धरती के नीचे जो यहाँ पे आपका कूदा जाता है, यानी कि पूरे होल करके जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बम लगा के इसको उड़ाया जाता है। एक मशीन होता है, ठीक है, इस तरीके से बम नहीं, बारूद नहीं फेंका जाता, एक मशीन होता है, तो उसके थ्रू जो है ना यहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है। तो ये दो प्रोसेस है जिसको कि हमारे यहाँ अलाउ किया गया है शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग देखें तो यही चीज़ें बताई गई हैं। ग्वार गम की बात करें तो ये ग्वार बीन से बनता है जो कि एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट में इसको उगाया जाता है और ये यूज़ किया जाता है यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में, जिससे कि ये प्रोसेस सही तरीके से एफिशिएंट तरीके से हो। अब यहाँ पे कुछ रिजर्व्स देख लीजिए कि कहाँ कहाँ इंडिया में जो है शेल गैस पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कैम्बे वाला रीजन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कावेरी है, गोंडवाना बेसिन है, अपर असम है और इंडो गैंगेटिक बेसिन है। तो ये इतना जगह है जहाँ पे आपका शेल गैस पाया जाता है। तो शेल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये टॉपिक ऐसे भी बहुत न्यूज़ में रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और ज्योग्राफिक कंसेप्ट देखते हैं जो न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले सिस्मिक नॉइज़। तो सिस्मिक नॉइज़ क्या है, यानी कि अर्थ की जो सिस्मिक नॉइज़ है उसमें चेंज और वाइब्रेशन, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन में ये रिपोर्ट किया गया है। सिस्मिक नॉइज़ किसको कहते हैं, यानी कि एक तरीके का परसिस्टेंस वाइब्रेशन। जब ग्राउंड में आप देखोगे या फील भी किए होगे, जब अर्थ को एक आता है तो शेक करता है, लेकिन आप लोग को कोई आवाज़ नहीं आता, आप बस हल्का सा एक हिलते हो, शेक होते हो। लेकिन अब क्या है ना कि उसके साथ साथ आपको आवाज़ भी देखने को मिलेगा। तो ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के कारण जो है एक यहाँ पे आपका सिस्मिक नॉइज़ भी निकल कर आ रहा है। ये एक अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल होता है जिसको सिस्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो नॉइज़ है ना, ये काफ़ी साइंटिस्ट को काफ़ी डिफ़िकल्ट करते हैं कि वो किसी भी सिस्मिक डेटा को स्टडी कर सके और उनके सिचुएशन को और ज़्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। तो ये सिस्मिक नॉइज़ ध्यान रखना है। फिर है कजान इकोसिस्टम। कजान इकोसिस्टम क्या है, ये एक एस्चुराइन एग्रीकल्चर सिस्टम है जो कि लो लेइंग जो फ्लड प्लेन है गोवा में, वहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम है कजान इकोसिस्टम गोवा का है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर फील्ड और जो विलेज है उसको यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि फ्लड वगैरह अगर आता है तो उससे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर है आईपीओ, यानी कि इंटर डिकेडेटल
पैसिफिक ऑसिलेशन, तो ये एक लार्ज स्केल लॉन्ग पीरियड ऑसिलेशन है सी सरफेस टेम्परेचर का। कहने का मतलब है कि सी के सरफेस में जो टेम्परेचर आपका घटता बढ़ता है उसका एक लॉन्ग पीरियड ऑसिलेशन है, जो कि यहाँ पे आपके क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को पैसिफिक बेसिन में ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे डिकेडल टू मल्टी डिकेडल रेनफॉल वेरिएशन होता है, यानी डिकेडल कहने का मतलब है कि 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा आपका यहाँ पे अफेक्ट होता है, और साथ ही ये साउथ एशिया में ज़्यादा देखने को मिला है। पॉजिटिव फेज अगर आईपीओ का देखें तो इससे क्या होता है कि साउथ एशियन जो समर मानसून है ना वो यहाँ पे कम होता है, यानी कि जो साउथ एशिया की समर मानसून है, हमारे यहाँ कैसा मानसून आता है, समर मानसून आता है, क्योंकि जून में आता है। तो अगर इसका पॉजिटिव हो, यानी कि आईपीओ अगर पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे अगर हमारे यहाँ जो है मानसून कम आएगा। साथ ही यहाँ पे देखते हैं सैलिनिटी इंक्रीज सी वाटर इंक्रूशन बोरियल सी वाटर इंक्लूशन है, ठीक है। इसके बारे में पहले देख लेते हैं। ये सी वाटर का मूवमेंट है वो भी फ्रेश वाटर एक्विफायर में, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है, और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये बहुत कम होते जा रहा है, इसके कारण भी देखने को मिल रहा है, या फिर सी वाटर लेवल जो है वो राइज हो रहा है उसके कारण भी देखने को मिल रहा है। फिर है बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ये क्या है, यानी कि ये कन्वेक्शन का मूवमेंट है, हीट का मूवमेंट है इंडियन ओशन से लेकर कहाँ, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और हर एक 10 से 50 दिन में ये देखने को मिलता है। साथ ही रिसर्चर्स जो है उनके द्वारा ये देखा गया कि जो हाई वेव एक्टिविटी है नॉर्थ इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में, तो इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस भी किया गया। इससे क्या होगा कि इससे जो है वेव फोरकास्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल हो पाएगा इंडियन कोई कोस्ट में, और अगर किसी भी तरीके का एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है हाई वेव से तो ये भी यहाँ पे पता चल पाएगा। फिर है फ्यूजीवारा इफेक्ट। तो फ्यूजीवारा इफेक्ट है क्या, दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि है मैक्रो और लॉरा, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको को इम्पैक्ट किया था, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो हरिकेन्स है, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ अटलांटिक ओशन है कोलाइड किया था, और इसी फिनोमेना को यहाँ पे फुजीवारा इफेक्ट कहा जा रहा है, यानी कि दो हरिकेन्स, जैसे हमारे यहाँ आप देखोगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो वैसे ही अमेरिका वाले कोस्ट में जो है इसको हरिकेन्स बोलते हैं, वहीं अगर जापान में चल जाओगे तो इसको क्या कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं, ठीक है। तो अगर दो साइक्लोन जो है 900 मिलियंस ऑफ ईच अदर में अगर वो इस तरीके से पास होता है और वो यहाँ पे एक दूसरे को ऑर्बिट करने लगता है तो क्या होगा नेक्स्ट, ये उनके स्टॉर्म के साइज़ को जो है और ज़्यादा उसके डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बढ़ता है किस तरीके से घटता है, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल फीचर्स में। तो चाइना का यांगत्से रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 3 जॉर्ज डैम जो है जो यांगत्से रिवर में बनाया गया है, इसमें से वाटर जो है स्पिल हो रहा है, और 3 जॉर्ज डैम जो है ये सबसे वर्ल्ड का भी सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। सेंकाकू आइलैंड की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ इनहैबिटेड आइलैंड है, यहाँ पे कोई लोग रहते नहीं, इस चाइना सी में देखने को मिलेगा। जापान के द्वारा क्लेम किया जाता है कि सेंकाकू आइलैंड उनका है, और साथ ही साथ चाइना भी इसी के लिए रोता है, ताइवान भी इसी के लिए रोता है, इन तीनों के द्वारा झड़प किया जाता है कि सेंकाकू आइलैंड इनका है, ठीक है। चैलेंजर डीप अगर बात करें, मैराइना ट्रेंच जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड ओशन का, तो यहाँ पे चैलेंजेस डीप है, यानी कि चैलेंजर डीप हुआ क्या पहले बताती हूँ मैं। मैरियाना ट्रेंच क्या है, एक ट्रफ है जो कि आपको पैसिफिक ओशन में सबसे मतलब कि सबसे आपको जो है डीपेस्ट देखने को मिलेगा, कि एकदम सबसे अंदर वाला जो जगह है, यानी कि ओशन में सबसे डीप वाला जो जगह है उसको मैरियाना ट्रेंच यहाँ पे कहा गया। ट्रेंच आपको अलग अलग जगह भी देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन में भी ट्रेंच है, आपके अटलांटिक ओशन में भी ट्रेंच है, तो ये सारा नाम आपको याद रखना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ट्रेंच है। तो अगर हम लोग बात करें ये चैलेंजर डीप है जो कि यहाँ पे एक लेडी है जो कि यहाँ तक उनको वो पहुँची है, यानी कि चैलेंजर डीप में, यानी कि जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशन का वहाँ तक भी वो पहुँची है। इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो काफ़ी यहाँ पे न्यू सोर्स पता चला है कि मेडिकल ड्रग्स के लिए यहाँ पे काफ़ी न्यू सोर्सेज है, फूड के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए और अदर प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू सोर्सेज यहाँ पे पता चला है। साथ ही यहाँ पे अर्थक्वेक और सुनामी को भी प्रिडिक्ट करने में जो है ये चैलेंजर डीप काफ़ी हेल्पफुल होगा। माउंट सिनाबंग वोल्केनो है, ये वोल्केनो सबसे पहले कहाँ है, तो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड में है। इंडोनेशिया में आप लोग को 130 एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेगा, और इसी से इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर है जो कि पैसिफिक ओशन वाले रीजन में देखने को मिलेगा। एक टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री का एक आपका बेल्ट है जो कि पूरे इनसर्किल करता है, यानी कि पैसिफिक ओशन को, और यहाँ पे फ्रिक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा। जेलैंडिया है, जेलैंडिया कहा जा रहा है कि इसको 8 यहाँ पे
कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। ये एक लॉन्ग नैरो माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में ये सबमर्ज्ड हो चुका है मोस्टली। माइक्रो कॉन्टिनेंट यानी कि एक ऐसा लैंड मास है जो कि यहाँ पे आपका मेन कॉन्टिनेंट से टूट के अलग हुआ है। जीलैंडिया जो है कहा जा रहा है कि अंटार्कटिक से टूट के अलग हुआ है 100 मिलियन ईयर्स अगो, और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है 80 मिलियन ईयर्स अगो जो है अंटार्कटिक से टूट के अलग हुआ है। सिर्फ 7% ऑफ जो जीलैंडिया है वो अभी सी सरफेस के ऊपर है, और मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे है आपका न्यू जीलैंड यहाँ पे बन चुका है। तो ये बताया जा रहा है जीलैंडिया एक अलग है, 8 कॉन्टिनेंट का इसको नाम देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। फिर है पंथनल ब्राज़ील, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड और वेटलैंड है जो कि देखने को मिलता है, और साथ ही ये बोलिविया से लेकर पैराग्वे तक भी एक्सटेंड किया गया है। ये एक बर्निंग है यानी कि वेजिटेशंस जिसमें कि आपका मार्शी फ्लड के अंदर देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, लोकेशन ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कोई भी प्लेस अगर न्यूज़ में है तो उसकी लोकेशन याद रखना है क्योंकि मैप से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे लोनार लेक इस बार न्यूज़ में था। जो कलर है लोनार लेक का वो पिंक हो गया है क्योंकि यहाँ पे आपका एक सॉल्ट का प्रेजेंस से कहा जा रहा है हेलो आर्किया एक माइक्रोब्स है जिनके कारण इस तरीके का जो है कलर चेंज हो गया है। इसमें पिंक पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ये चेंज हो गया है। लोनार लेक की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ये बेसाल्टिक यहाँ पे इम्पैक्ट क्रैटर है, और ये आपका कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एनुअल रिपोर्ट लाया गया है जिसमें कि की ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड को जो यूज़ करने का तरीका था वो पहले से अब ज़्यादा अलग हो चुका है। मैंग्रोव कवर की बात करूँ तो मैंग्रोव हमारे कंट्री में इंक्रीज़ हुआ है 2015 के कंपैरिजन में। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँ तो जो 18 यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें से 11 जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड है। नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो ये भी आपका इंक्रीज़ हो चुका है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग टाइगर इंडिया में देखें तो इसमें भी जो हमारा टारगेट था कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में कि टारगेट कंजर्वेशन करना है उसमें यानी कि नंबर ऑफ वर्ल्ड टाइगर की नंबर को डबल करना है, ये भी हो चुका है। 100 डेज एक्शन प्लान है जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसमें यहाँ पे 100 जो वेटलैंड है उसको यहाँ पे रिस्टोर करने के लिए, तो इसको भी यहाँ पे आप हमारे कंट्री में आगे चलाया जा रहा है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है 2020 का जो कि येल जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। बाइनियल इंडेक्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे 180 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, 11 कैटेगरी है। इंडिया की रैंक अगर आप देखोगे तो 168 हो चुका है जो कि पहले यहाँ पे 177 था, नीचे से टॉप कर रहे थे, आज भी नीचे से टॉप कर रहे हैं, बट हाँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारा रैंक यहाँ पे थोड़ा ठीक हो गया है। तो ये 2 साल में एक बार आता है इसलिए इसको बाइनियल कह रहे हैं, ठीक है। डेनमार्क की रैंक देखें तो ये फर्स्ट है। इंडिया का अगर हम लोग स्कोर देखें तो वो बिलो रीजनल एवरेज स्कोर जो सारे की पैरामीटर्स में हैं उससे हम लोग का कम है, और सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कि अफ़गानिस्तान को छोड़कर सब यहाँ पे इंडिया से आगे है। बहुत दुख की बात है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल 5 जून को, और यहाँ पे फर्स्ट डे जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट को यहाँ पे आपका मार्क किया जाता है जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। 2020 का थीम क्या है, बायोडाइवर्सिटी अ कंसर्न दैट इज़ बोथ अर्जेंट एंड एग्जेंशियल। और साथ ही इस साल जो है होस्ट कौन है तो कोलंबिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जर्मनी भी पार्टनरशिप कर रहा है। तो थोड़ा बहुत इंडेक्स के बारे में ध्यान रखना है कि कौन यहाँ पे रिलीज़ करता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को ध्यान रखिएगा, ये अभी तक नहीं पूछा गया, तो मे भी ये पूछा जा सके ये यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे, और हमारी रैंकिंग भी थोड़ी इंप्रूव हुई है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट सेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप लोग सारे लोग बोल रहे हैं कि इकॉनमी स्टार्ट करूँ, तो कल से इकॉनमी की स्टार्ट होगी। 3 दिन में जितना मैं आप लोग को पढ़ा सकूँ तो उतना ज़रूर क्लास लूँगी। मैं अपने तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाती हूँ कि जितना मैक्सिमम मैं क्लास आप लोग को दे सकूँ उतना ज़रूर दूँगी, और आप लोग का जो भी यहाँ पे मेहनत है प्लीज़ आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं आप लोगों के लिए सबके लिए यहाँ पे विश करूँगी कि अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए, और जिस भी लगन से आप लगे हुए हो बस आपको सफलता हासिल हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, क्योंकि अब ये फाइनलाइज हो चुका है कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लोग को देना ही है एट एनी कॉस्ट। जहाँ भी आप लोग किसी भी तरीके से अरेंज कीजिए, लेकिन अपने सेंटर तक ज़रूर पहुँचिएगा, लेकिन सेफ़ एंड सेफ्टी के साथ ज़रूर जाइएगा। अपना खुद का सैनिटाइज़र लीजिएगा, और साथ ही अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रॉपर सैनिटाइज़ का यूज़ करके, और हो सके तो ग्लव्स वगैरह का भी यूज़ कीजिए। आप लोग बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो 5 रुपये में आपको मिल जाएंगे, 5-10 रुपये में, तो प्लीज़ उसको ख़रीद लीजिए और ग्लव्स पहन के आप लोग ट्रैवल कीजिए। साथ ही साथ वहाँ पहुँचने के बाद ही आप लोग ग्लव्स को जो है डिस्पैच कर सकते हो। साथ ही मास्क भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और ये सारी चीज़ तो मैंडेटरी है, विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने चाहे तो अपना खुद का सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी कर सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में।
तो सारे बातों को ध्यान रखना है और ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर जाइएगा, ब्लू बॉल पॉइंट नहीं लेकर जाना है। एक एक चीज़ इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए आप लोग, जो भी आप लोग की क्वेरीज़ है सारे क्वेरीज़ का जवाब जो है आपका इंस्ट्रक्शन में मिल जाता है, तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ के जाइएगा और एकदम शांत रहिए। 3-4 दिन ही बाकी है, आप लोग पेशेंस बना के रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, स्ट्रेस टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यही एक प्रॉपर टाइम है जिसमें कि आप जो है अपने रिजल्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हो, ठीक है। अब तक तो सब पढ़ता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो अच्छे से इसको करके निकलता है उसी की रिजल्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातों को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी के टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।